हेलो फ्रेंड, तो आज की हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 9th क्लास का जो अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। इससे पहले अगर हम सेल को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म and is surrounded by a membrane and which is capable of performing all the functions। मतलब जो एक सेल है इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म यू ऑल नो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और इसके अलावा कुछ लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, सेमी सॉलिड या इसको फ्लूइड या सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं। तो जो लिविंग कंटेंट है सेल के अंदर, लिविंग स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को आप क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है सेल के अंदर, फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है, वो होगा प्रोटोप्लाज्म। So cell composed of protoplasm and which is bounded by a membrane, and this membrane is plasma membrane, and this cell is capable of performing all the functions। ये बॉडी के सारे फंक्शंस क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। अगर अब हम सेल के कंपोनेंट्स पढ़ें तो जो सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही थिन स्ट्रक्चर है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो जो सेल की आउटर बाउंड्री है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आइदर पीएम और सीएम। थिन है, वेरी डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होगी। इट इज़ नॉट ओनली थिन, इट इज़ अल्ट्रा थिन। और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये एक लाइन की तरह ही दिखाई देगी बस। एंड इट इज़ सिलेक्टिवली permeable, which means it allows only selected particles to pass through it। सिर्फ ये कुछ selected materials को ही अपने अंदर से पास ऑन करने देगी। इसके अलावा ये हाईली फ्लेक्सिबल है। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड इट इज़ अल्ट्रा थिन, डेलिकेट, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड हाईली फ्लेक्सिबल। अब जो सेकंड कंपोनेंट है सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक एनिमल सेल को अगर हम देखें तो इसमें ये सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर है, और जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल। मतलब जो भी डीएनए या आरएनए है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। और अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में देखें तो एनिमल सेल के केस में ये सेंटर में प्रेजेंट है, और प्लांट सेल के केस में जो सेंटर में प्रेजेंट होगा वो वैक्यूल होगा। तो न्यूक्लियस उसमें कहाँ होगा, साइड वे थोड़ा पुश कर देगा वैक्यूल उसको, मतलब वो पेरिफ्री पे, बॉर्डर पे प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल ये कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेटेड। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। अभी हम ब्रीफ पढ़ रहे हैं, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अगर हम सेल में देखें तो जेली लाइक कंटेंट जो भी है, ये फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सारी सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया बेसिक ब्रीफ किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो हम अपने फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आज डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी ही आपको बताई हैं कि कैसी है, अल्ट्रा थिन, सॉफ्ट, मतलब डेलिकेट, हाईली फ्लेक्सिबल, इलास्टिक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड मटेरियल्स टू पास थ्रू इट। एंड अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, नॉल एंड रुस्का ने,
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद देखा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी है, ऑलमोस्ट 70 एंगस्ट्रॉम, मतलब आप इसको अराउंड बोलेंगे 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किससे बना है, बेसिकली इसमें जो दो कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जिस तरीके से एक सैंडविच है, ब्रेड, एंड जो इसके हम सेंटर में प्लेस करते हैं अपनी स्टफिंग एंड देन अगेन वन ब्रेड, तो उसी की तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक सैंडविच की तरीके से है। जो ऊपर दो ब्रेड है उसको हम बोलेंगे वो प्रोटीन्स की हैं, और जो हमारी स्टफिंग है ये सारी, ये क्या है, लिपिड्स, और मेनली फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए, तो उसमें से एक दो मॉडल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट लैमिलर मॉडल है, जिसने इस लैमिलर मॉडल ने ही क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। लैमिलर मॉडल जो था वो स्टडी किया था, डिस्क्राइब किया था, किसने दिया था, डैनियल एंड डेवसन ने 1935 में। लेकिन इसको प्रपोज किसने किया था, डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में। इसको डिस्क्राइब तो कर दिया था डैनियल एंड डेवसन ने, बट इसको प्रपोज किसने किया, डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में लैमिलर मॉडल को। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर स्ट्रक्चर है। 3 लेयर मतलब जो फर्स्ट लेयर है दैट इज ऑफ प्रोटीन, दिस लेयर, मिडल लेयर इज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड थर्ड लेयर इज अगेन ऑफ प्रोटीन। उन्होंने बताया कि जो कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम है, जिसमें से 35 एंगस्ट्रॉम की क्या है, फॉस्फोलिपिड्स, 20 ऑफ वन प्रोटीन लेयर, और जो दूसरी प्रोटीन लेयर है वो भी 20 एंगस्ट्रॉम की है। तो टोटल 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब दूसरा जो मॉडल था, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, वो था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड से। अब जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने बताया कि ये भी 2 टाइप्स के हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली ड्रॉ करें तो एक रफ डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। जैसे कि अब जो हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर है, मतलब जो लिपिड्स हैं उनकी भी कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो जो भी लिपिड्स होते हैं हमारे, उनके पास एक हेड है और एक टेल। सो दिस इज हेड ऑफ लिपिड लेयर एंड दिस इज टेल। जो हेड होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी और जो टेल होंगी वो आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे। और जो इसका हेड रहेगा वो होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स वाटर लविंग। जो पानी होगा वो यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करेगा, जो हेड होगा वो पानी को अट्रैक्ट करेगा। सो टेल क्या है, वाटर रिपेलिंग, मतलब वो वाटर को अपने पास नहीं आने देती। दैट मीन्स इट इज़ हाइड्रोफोबिक, उसको पानी से डर है, फोबिया इज डर, हाइड्रोफोबिक। सो हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। अब जो इसमें मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक है वो सुपरफिशियल है, मतलब वो बाहर वाली और अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट है प्लाज्मा इस लिपिड बाइलेयर के। दिस इज लिपिड बाइलेयर, 1 लेयर इज दिस एंड सेकेंड लेयर इज दिस। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट है आउटर एंड इनर सरफेसेस पे, और जो इनर प्रोटीन्स हैं दैट मीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो कम्प्लीटली स्पैन कर रहे हैं लिपिड बाइलेयर को, वो इसके अंदर कहीं पर भी
प्रेजेंट है। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे वो लिपिड बाइलेयर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, जबकि एक्सट्रिंसिक बाहर सुपरफिशियल या तो आउटर सरफेस पर या इनर सरफेसेस पर प्रेजेंट होंगे। तो जो ये मॉडल था, ये डिस्क्राइब किया था, ये प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। और इन्होंने, आप सबने देखा होगा कि जैसे कोई समुंदर है उसमें कुछ बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, उसी तरीके से इन्होंने क्या बोला, जो समुंदर है, सी है, वो किसका है, फॉस्फोलिपिड्स का है, और जो उसमें बर्फ़ की चट्टानें हैं वो क्या है, हमारे प्रोटीन्स हैं। तो उन्होंने एक लाइन में ही अपने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया और उन्होंने क्या बोला, अ नंबर ऑफ protein icebergs floating in the sea of phospholipids। अब ये लाइन आपको ये पूरा मॉडल एक्सप्लेन करेगी। अ नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स, सो दीज आइसबर्ग्स आर ऑफ प्रोटीन्स एंड विच आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो जो फॉस्फोलिपिड है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऑलमोस्ट 75% क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड। जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, हमारे प्रोटीन्स, और इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। मेनली हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ अल्ट्रा थिन, इलास्टिक, डेलिकेट, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको बोलेंगे प्लाज्मा लेमा। लेमा वर्ड भी मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, LEMMA लेमा जो यूज़ किया गया है मेम्ब्रेन के लिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। और जो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये ही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है क्योंकि इसने जो स्ट्रक्चर है उसको वेल एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम फंक्शंस देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के, तो आप बोलोगे कि अगर हमारे बॉडी में, आपको पता हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर सेल की इंडिविजुअलिटी कौन मेंटेन करके रखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, इसने सेल को क्या देगा, ये शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो भी होगा वो सेल को कौन प्रोवाइड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेगा। अब ये इलास्टिक है तो ये अपने अंदर मटेरियल को एंडोसाइटोसिस से इनटेक भी करेगी। अब दूसरे सेल से अपने सेल के कंटेंट को सेपरेट करके रखेगी। अब जो दो सेल्स हैं उनके बीच में कुछ जंक्शंस प्रेजेंट हैं, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। तो ये क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को फैसिलिटेट करेंगे, इजी कर देंगे। जो भी हमें मटेरियल का एक्सचेंज होगा, चाहिए होगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल भी है, SPM, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे सेल का कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहेगा। अब जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। तो ये होम्योस्टेसिस को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, दैट मीन्स इन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ये यूज़फुल कंटेंट को ही अपने अंदर आने देगी जो भी हमारी सेल के लिए ज़रूरी हैं। मतलब ये हार्मफुल मटेरियल को क्या करेगी, आउटर बाउंड्री पे ही रेजिस्ट करके रखेगी, उसको अंदर नहीं आने देगी। अब सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होंगे तो वो सेल के थ्रू एक्सोसाइटोसिस से, सेल में एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये इसके कुछ आप बोल सकते हैं एडवांटेजेस हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के। अगर अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, तो कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जो हर मटेरियल को अपने अंदर से पास करने देती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जो सारे मटेरियल्स को पास ऑन करने दे अपने अंदर से, उसको हम बोलते हैं परमिएबल। अब इस परमिएबिलिटी के बेसिस पे हमने बोला परमिएबल, विच अलाउज ऑल द मटेरियल्स टू पास थ्रू इट। अब ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ भी ना जाने दे अपने अंदर से, उसको हम बोलेंगे इम्परमिएबल। which allows only selected materials to pass through it, selectively permeable। और जो सिर्फ सॉल्वेंट को, मतलब कुछ लिक्विड कंटेंट्स को ही अपने अंदर से जाने दे और सोल्यूट को एंटर ना करने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमिएबल।
तो परमिएबल क्या हुई, विच अलाउज ऑल द मटेरियल्स टू पास थ्रू इट. इम्परमिएबल विच डज नॉट अलाउ एनी मटेरियल टू पास थ्रू इट. Selectively which allows only selected solute or selected materials to pass through it. And semi permeable which allows only solvent to pass through it and does not allow solute to pass. So these are permeability of different membranes. These are the different transport mechanisms. अब हम जो transport of materials पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल. और जो मैकेनिज़्म है वो 3 मैकेनिज़्म से डिफरेंट मटेरियल्स को अपने अंदर से पास करने देगी. जो मैकेनिज़्म ऑपरेट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में वो होंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट. तो इन 3 ट्रांसपोर्ट, ये 3 जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में. तो हम स्टार्ट करेंगे आज पैसिव ट्रांसपोर्ट से. अगर हम पैसिव वर्ड देखें तो पैसिव से हमें पता लग रहा है कि पैसिव इज़ अ स्लो प्रोसेस. पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो पैसिव कैसा रहेगा, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो हमारे कुछ ही मटेरियल्स होंगे, कुछ स्मॉल मटेरियल्स जैसे कि गैसेस हो गए, वाटर हो गया, कुछ आयंस होंगे जो इस मैकेनिज़्म के थ्रू पास ऑन करेंगे. और इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि जो इसमें मटेरियल पास कर रहे हैं वो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेंगे, अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये 2 टाइप्स का है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. जो डिफ्यूज़न है वो आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. तो हम स्टार्ट करेंगे डिफ्यूज़न से. इसका मैं आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताती हूँ. आप अपने घर के मंदिर में क्या जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, थोड़ी देर में क्या होगा, जो उसकी फ्रेग्रेंस होगी वो पूरे घर में हो जाएगी. वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, डिफ्यूज़न के थ्रू. या आप कोई भी बीकर में पानी ले रहे हैं, उसमें आपने कुछ कलर्ड सब्सटेंस ऐड किया, कुछ फ्यू ड्रॉप्स 4-5 बूंदें डाली, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पूरा पानी कलर्ड हो जाएगा. वो भी क्या होगा, डिफ्यूज़न. तो आप बोलेंगे इट इज़ द स्पॉन्टेनियस, लगातार मूवमेंट होगी, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ऑल राइट. अब जैसे अगर हम हाई कंसंट्रेशन देखें कि आपके मंदिर में क्या है, अभी आपकी अगरबत्ती की जो स्मेल है, कोई भी फ्रेग्रेंस है, वो अब मंदिर में ज़्यादा है, बट थोड़ी देर में जहाँ पे उसकी लो कंसंट्रेशन है, सपोज आपके लिविंग एरिया में क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लगातार वो क्या करेगा, हाई टू लो, मंदिर से आपके लिविंग एरिया में क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है. तो ये हो जाएगा डिफ्यूज़न. अब डिफ्यूज़न की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं तो कुछ मूवमेंट होगा वहाँ पर भी, जो ऑर्गेनेलीज एक्सचेंज करेंगी वो भी किसके थ्रू होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू होगा. सेकंड हम देखते हैं प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है. ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, राइट. तो वो ट्रांसपीरेशन कैसे होगा प्लांट्स में, आपको पता है कि जो लीव्स हैं वो वाटर लूज़ करती हैं, वो ट्रांसपीरेशन भी कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू होगा. अब अगर हम देखें जो गैसेस एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन कर रहा है कोई भी सेल, हमारी सेल या फिर प्लांट की सेल, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूज़न के थ्रू. अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है तो उसके अंदर बेसिक प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है. तो ये सारे प्रोसेसेस कौन कर रहा है, ये भी डिफ्यूज़न के थ्रू होंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में. तो ये सारे एडवांटेजेस किसके हैं, डिफ्यूज़न के. तो डिफ्यूज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. अब जो हमारा सेकंड ट्रांसपोर्ट है वो है ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस
को हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा आपको। ऑस्मोसिस में जनरली जो मूवमेंट होगी वो किसकी होगी, सॉल्वेंट की, मतलब आपके पानी की मूवमेंट होगी, पानी हो या कोई और सॉल्वेंट हो, मतलब लिक्विड कंटेंट इसमें क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन जो इसमें मेम्ब्रेन रिक्वायर होगी वो होगी सेमी परमिएबल, क्योंकि आपको पता है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ही सॉल्वेंट को अलाउ करती है पास करने के लिए। तो इसको हम डिफाइन करें तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन। इफ़ यू आर राइटिंग हाई तो वहाँ आपको इट्स लगाना मैंडेटरी है, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी आपको लिखना यहाँ पर मस्ट है कि यहाँ पर आपको कौन सी मेम्ब्रेन चाहिए होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो अगर आप एक बीकर ले रहे हैं, ओके, उसमें आपने लिया नॉर्मल पानी, तो जो नॉर्मल पानी है वो आपका कैसा है, या आप कंपेयर करें, एक पानी आपने लिया जिसके अंदर आपने शुगर ऐड करी, मीन्स इसके अंदर कुछ हमने क्या ऐड करा है, सॉल्ट ऐड करा है, शुगर ऐड करी है, तो ये कैसा हो गया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर हम पानी की कंसंट्रेशन की बात करें तो पानी की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा है जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन इसमें भी पानी की कंसंट्रेशन है, बट अगर हम इसको इस सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। तो आपके दो सॉल्यूशन है, वन इज डाइल्यूट एंड वन इज कंसंट्रेटेड। जो डाइल्यूट होगा उसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा होगा और कंसंट्रेटेड में वाटर अमाउंट कम होगा। इन दिस केस वाटर अमाउंट इज मोर एंड इन दिस केस वाटर इज लेस। तो ये हो गए हमारे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे सॉल्यूशन के भी 3 टाइप्स हैं, वन इज हाइपोटोनिक, वन इज हाइपरटोनिक एंड वन इज आइसोटोनिक। अब हमने 3 बीकर लिए, तीनों बीकर में हमारे क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। और हाइपो मीन्स कम, हाइपो का यहाँ पर क्या मतलब है, कम, और हम इसकी कंसंट्रेशन किससे मेज़र करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जो इसके अंदर सेल प्रेजेंट है, तीनों के अंदर एक एक सेल प्रेजेंट है। तो हाइपो मीन्स कम, बिलो, एंड टोनिसिटी मीन्स कंसंट्रेशन, बिलो कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की। सो दिस इज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज सेल। अब इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब अगर जो इसके अंदर सेल प्रेजेंट है उस सेल का जो सैप है, जो सेल के अंदर कंटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू दिस। मतलब ये जो होगा ये डाइल्यूट होगा एज़ कंपेयर टू सेल। सेल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन मोर and water concentration less, but in this case water concentration is more and salt concentration is less. So this is hypotonic, जिसकी concentration कम हो, salt concentration as compared to cell. This is hypotonic. यहाँ पे हाइपर का क्या मतलब हुआ, ज़्यादा, मतलब अब जो यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, हम सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वो कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी एज़ कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, तो यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन दोनों सेल की भी और सॉल्यूशन की भी बिल्कुल सिमिलर होगी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम देखें मूवमेंट कैसे होती है ऑस्मोसिस के केस में, तो हम 2 मूवमेंट स्टडी करेंगे, वन इज एंडोस्मोसिस एंड वन इज
एक्सोस्मोसिस। यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेंगे, ये सेल है। एंडोऑस्मोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड, इनटू, तो इसमें जो वाटर की मूवमेंट होगी, आपको पता है इसमें सॉल्वेंट ही मूव करेगा, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट वाटर लेकर चल रहे हैं, तो सॉल्वेंट की मूवमेंट कैसी होगी, अंदर की साइड, मीन्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और एक्सोस्मोसिस के केस में इनसाइड टू आउटसाइड। एक्सो मीन्स बाहर आना, यहाँ पानी सॉल्वेंट बाहर आएगा और यहाँ पर अंदर जाएगा, तो ये हो जाएंगी दो मूवमेंट्स। अब हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कैसे मूवमेंट होगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू तीनों प्रोसेसेस स्टडी करेंगे जो ऑस्मोसिस में होते हैं। 3 सॉल्यूशन हमने अभी लिए थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो फर्स्ट केस हम लेंगे हाइपोटोनिक, सेकंड केस हम लेंगे हाइपरटोनिक एंड थर्ड केस हम लेंगे आइसोटोनिक। तीनों केसेस में हम क्या स्टडी करेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस बाहर कंसंट्रेशन क्या है हमारी, कम है, आउटसाइड कंसंट्रेशन इज लेस एंड इनसाइड कंसंट्रेशन इज मोर। अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू पढ़े, अगर आप किशमिश को रखें नॉर्मल पानी में, रात को आप रखेंगे, किशमिश को भिगोएंगे, सुबह आप देखेंगे कि किशमिश क्या हो गई, फूल गई। कैसे, क्योंकि उसमें पानी क्या किया, एंटर कर गया, मतलब बाहर से अंदर पानी क्या किया, एंटर किया। तो अगर आप एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सेल क्या करेगी, वाटर गेन करेगी, और गेन करना अंदर, बाहर से पानी अंदर जाना, विच इज एंडोऑस्मोसिस। सो इफ यू प्लेस अ सेल in hypotonic solution then the cell will gain water due to endosmosis। अगर कोई सेल पानी गेन कर रही है तो वो क्या होगी, वो फूल जाएगी, that means it swells up। अगर हम इसको अपनी डेफिनेशन के साथ रिलेट करें तो osmosis is the movement of solvent from लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। अब आपने देखा, अगर हम सॉल्ट कंसनट्रेशन की बात करें तो किशमिश के अंदर पानी कम है बट सॉल्ट ज़्यादा है, बट जो बाहर पानी ज़्यादा है बट सॉल्ट कम है। ऑलराइट, तो पानी जहाँ कम है वहाँ से क्या करेगा, अंदर मूव कर जाएगा, या पानी जहाँ पानी बाहर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अंदर मूव कर जाएगा। ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब जो प्लांट एनिमल सेल के केस में बात करें, हमारे केस में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बट कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो हमारे केस में अगर एंडोस्मोसिस होता गया तो वो क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी। बट प्लांट सेल के केस में क्या होगा, जो सेल वॉल है वो उसको बर्स्ट नहीं होने देगी, बट ऐसी सेल जिसमें पानी एब्जॉर्ब होता जाए, एंडोस्मोसिस होती जाए, तो वो सेल कैसी बन जाएगी, टर्जिड। उसमें पानी क्या करेगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। ऑलराइट, अब हम सेकंड केस की बात करें, हाइपरटोनिक। अब हमने इसमें जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक, मतलब वहाँ कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, पानी कम है, वाटर लेस, सॉल्ट मोर। और जो सेल है वहाँ कंसंट्रेशन कम है, मीन्स हेयर वाटर इज मोर एंड सॉल्ट इज लेस। एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो concentration, here concentration is low and here concentration is more, or from its high concentration, it's from for solvent, हमने its वर्ड यूज़ किया था सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आप खुद देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है, वाटर इज़ मोर एंड वाटर इज़ लेसर, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब इसकी जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ। या अब हम देखें, अगर हम ग्रेप, एक अंगूर को हम नमक वाले पानी में रखें तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर में अंगूर क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब उसमें से सारा पानी बाहर आ गया। तो जो पानी का बाहर आना है, सॉल्वेंट का बाहर आना है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस।
तो अब क्या बोलोगे इसमें, आप डिफाइन कैसे करोगे, इफ़ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन द सेल विल लूज वाटर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। अगर कोई सेल पानी लूज कर रही है तो उसमें क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल विल श्रिंक। अब प्लांट के केस में ऐसे सेल को बोलते हैं जिसने अपना पानी लूज किया, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड। और एनिमल सेल के केस में हम क्या बोलेंगे उसे, क्रीनेटेड। एनिमल सेल के केस में हम प्लाज्मोलाइज्ड वर्ड यूज़ नहीं करते, हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, वो सेल क्रीनेट हो चुकी है। तो प्लांट सेल के केस में हमने क्या बोला, जो सेल श्रिंक हुई, जो एक्सोस्मोसिस में गई, उसको हमने बोला प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और एनिमल सेल के केस में क्रीनेटेड। जैसे हम अगर इसमें एग्जांपल ले तो हम इसमें एग्जांपल स्टडी करेंगे वियो लीफ। और एनिमल सेल के केस में हम जनरली जो सेल स्टडी करते हैं वो है आरबीसीज, बट मैं आपको यहाँ रिलेट करके बता रही हूँ किशमिश से, रेजिन से। अब थर्ड केस है हमारा आइसोटोनिक, मीन्स कंसंट्रेशन इज सेम। दिस इज सेल, ये आपका ग्रेप है, ये नॉर्मल पानी है, तो दोनों में कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ना तो यहाँ पर पानी का गेन होगा, ना यहाँ पर पानी का लॉस होगा। तो इफ़ a cell is placed in isotonic solution then there will be no gain or loss of water, that means cell size will remain same। और हम अपने RBCs को, हम जो RBCs को रखते हैं उसके लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाकर, उस सॉल्यूशन का नाम है रिंगर्स सॉल्यूशन। तो आरबीसीज को हम, जो आरबीसीज की आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है, रिंगर्स सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम low concentration to high concentration। Here you can see from low concentration to high concentration through a semi permeable membrane। तो आज हमने स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर, एज वेल एज जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोसेसेस स्टडी किए कि कैसे ये अपने जो मैकेनिज़्म कैसे ऑपरेट होगा मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, और उसमें हमने आज स्टडी किया पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।